कहानी के शुरुआत में हमें जूलिया और ऑस्कर देखने को मिलते हैं। ये दोनों इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट नॉर्थ पोल की बर्फ की परतों के नीचे रिसर्च के लिए ब्लास्ट कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके ठीक नीचे से रशिया की येरमैक नाम की एक सबमरीन गुजर रही। सबमरीन के अंदर एक ऑफिसर अचानक रिपोर्ट करता है कि उसने समुद्र की गहराई में कुछ अजीब सी हलचल डिटेक्ट की है। रडार के हिसाब से नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर की तरफ आ रही। इधर बर्फ के ऊपर अचानक भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं और बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। डरे हुए जूलिया और ऑस्कर अपनी जान बचाकर जेट स्की से कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन कैंप पहुंचने से पहले ही वो देखते हैं कि बर्फ धंसने की वजह से उनका पूरा रिसर्च कैंप तहस नहस हो चुका है। दूसरी तरफ येरमैक सबमरीन में जोरदार झटकों की वजह से क्रू मेंबर्स के बीच अफरा तफरी मच जाती। कमांडर अलेक्जेंडर तुरंत सबमरीन को ऊपर ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी सबमरीन को फिर से एक जोरदार टक्कर लगती है, जैसे किसी चीज ने उसे जोर से हिट किया। जब अलेक्जेंडर को समझ आता है कि सबमरीन डूब रही है तो वो फौरन एक इमरजेंसी लाइफ बॉय ऊपर की तरफ भेज देते हैं। जल्द ही येरमैक के गायब होने की खबर रशियन नेवी हेडक्वार्टर पहुंचती। चीफ कमांडर फौरन जुपिटर नाम की एक और सबमरीन भेजने का हुक्म देते हैं ताकि येरमैक के क्रू को रेस्क्यू किया जा सके। पता चलता है कि येरमैक सबमरीन में रशिया का एक बहुत ही एडवांस्ड और सीक्रेट वेपन था। रेस्क्यू मिशन के साथ साथ यह भी आर्डर दिया जाता है कि वो सीक्रेट हथियार दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, चाहे उसे तबाह ही क्यों न करना पड़े। इस मिशन की जिम्मेदारी विक्टर नाम के एक सोल्जर को दी जाती है, जो असल में गायब हुए कमांडर अलेक्जेंडर का छोटा भाई। सेना के चीफ ओल्सांस्की नाम के एक ऑफिसर को भी भेजते हैं, जिसे जुपिटर सबमरीन का डिप्टी कमांडर बनाया जाता है। ओल्सांस्की का काम विक्टर की हर हरकत पर नजर रखना और अगर विक्टर कोई गलती करे तो कमांड अपने हाथ में लेना। इसके बाद वो जुपिटर सबमरीन के साथ एक छोटा सबमर्सिबल या छोटी पनडुब्बी जो समुद्र में 1500 मीटर गहराई से। सारी तैयारियों के बाद जुपिटर सबमरीन अपना मिशन शुरू। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर मदद के लिए इधर उधर भटक। एक खाई के किनारे खड़े जूलिया को जैसे तैसे उनका सिग्नल था। वो पास के नॉर्वेजियन ऑनेल रिफाइनरी कांटेक्ट करने का, लेकिन सिग्नल बहुत कम होने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं जा रही। ऑस्कर तभी एक फ्लेयर गन से फायर करता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें देख। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम। जुपिटर सबमरीन के अंदर विक्टर अपने मिशन की सीक्रेट गाइडलाइंस खोला है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका काम सिर्फ येरमैक के क्रू को बचाना नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद सीक्रेट हथियार को तबाह करना। विक्टर तुरंत सबमरीन की स्पीड बढ़ाने का आर्डर देता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द लापता येरमैक को ढूंढना। मन ही मन वो दुआ कर रहा था कि उसका बड़ा भाई अलेक्जेंडर सलामत। नॉर्थ पोल की बर्फ पर पूरा दिन चलने के बाद जूलिया और ऑस्कर को एक जलता हुआ इमरजेंसी लाइफ बॉय या सिग्नल लाइट मिलता है। ऑस्कर पहले स्वीडिश नेवी में काम कर चुका था, इसलिए वो आसानी से समझ जाता है कि ये किसी सबमरीन से भेजा गया मदद का सिग्नल है। ये लाइफ बॉय खतरे का सिग्नल दे रहा था, जिसका मतलब था कि जल्द ही कोई यहाँ आएगा। जूलिया तब ऑस्कर को वहीं इंतजार करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जुपिटर सबमरीन आखिरकार उस इमरजेंसी लाइफ बॉय का सिग्नल डिटेक्ट कर लेती है। विक्टर फौरन सबमरीन को उस तरफ ले जाने का ऑर्डर देता है। रास्ते में व्हेल मछलियों का एक झुंड जुपिटर सबमरीन के बहुत करीब आ जाता है। तब ओल्सांस्की उन व्हेल मछलियों को भगाने के लिए सोनार चालू करने का हुक्म देता है। सोनार की आवाज से मछलियां आखिरकार सबमरीन से दूर चली जाती हैं। एक क्रू मेंबर तभी बताता है कि उसने समुद्र की गहराई में किसी चीज की हलचल डिटेक्ट की है। इबातोव नाम का रडार क्रू रिपोर्ट करता है कि उसे सोनार की लहरों में गूंज सुनाई दे रही है। कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। ओल्सांस्की तब विक्टर को ऑर्डर देता है कि उस रहस्यमयी चीज पर टॉर्पीडो दागा जाए, लेकिन विक्टर हमला करने के बजाय वहां से निकलने का फैसला करता है। इससे ओल्सांस्की चिढ़ जाता है और कहता है कि विक्टर ने अपनी पहली गलती कर दी है। विक्टर तब क्रू को इंस्ट्रक्शन देता है कि जुपिटर सबमरीन को बर्फ की दरारों के बीच छुपा दिया जाए। काफी मशक्कत के बाद बिना किसी बड़े नुकसान के जुपिटर सबमरीन बर्फ की परतों के पीछे छुपने में कामयाब हो जाती है। जो चीज उनका पीछा कर रही थी वो भी आखिरकार वहां से चली जाती, क्योंकि वो इमरजेंसी लाइफ बॉय के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इसलिए विक्टर सबमरीन को ऊपर ले जाने का हुक्म देता। आखिरकार जुपिटर सबमरीन बर्फ चीरकर सतह पर आ जाती। विक्टर, ओल्सांस्की और कुछ क्रू मेंबर्स लाइफ बॉय चेक करने बाहर आते हैं। वहीं उन्हें जूलिया और ऑस्कर मिलते हैं, जो मदद का इंतजार कर रहे, लेकिन विक्टर उन्हें देखकर खामोश। ऑस्कर तब जूलिया को अलर्ट करता है कि ये रशियन नेवी के लोग, यकीनन कोई बड़ी बात है, तभी वो इस खतरनाक इलाके में सबमर्सिबल सबमरीन लेकर आए। ऑस्कर को पहले ऐसी सबमरीन चलाने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो समझ जाता है कि यहाँ कोई गहरा राज है। विक्टर जब जूलिया और ऑस्कर की मदद करना चाहता है तो ओल्सांस्की उसे रोकता है, क्योंकि वो रशियन नागरिक नहीं थे। लेकिन विक्टर अपने फैसले पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ उन्हें बचाने कोई और नहीं आएगा। विक्टर अपने आदमियों को कहता है कि जूलिया और ऑस्कर को सबमरीन के अंदर ले जाया जाए।
गुस्से में भरा ओल्सांस्की इसे विक्टर की दूसरी गलती के तौर पर नोट कर लेता है। सबमरीन के अंदर विक्टर उनसे पूछताछ शुरू करता है। पता चलता है कि जूलिया का जन्म रशिया में होने की वजह से उसे रशियन भाषा आती है, हालांकि बाद में वो स्वीडन चली गई थी। जूलिया बताती है कि वो दोनों जियोलॉजिस्ट जब यह हादसा हुआ तब वो रिसर्च के लिए ब्लास्ट कर रहे थे। अचानक बर्फ हटने से उनका कैंप तबाह हो गया। जूलिया की बात सुनकर विक्टर वहां से चला जाता है। ऑस्कर तब जूलिया से कहता है कि विक्टर शायद सोच रहा है कि उनके ब्लास्ट की वजह से ही वो सबमरीन डैमेज हुई है जिसे अब विक्टर ढूंढ रहा है। लाइफ बॉय तो मिल गया था, लेकिन अगले कदम के लिए उनके पास अब कोई सुराग नहीं था। वो यरमैक सबमरीन की लोकेशन ढूंढने में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। ओल्सांस्की तब सलाह देता है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन विक्टर हार नहीं मानता और सर्च जारी रखने का फैसला करता है। वो क्रू को ऑर्डर देता है कि जुपिटर सबमरीन को इसी इलाके के चक्कर काटने दिए जाएं ताकि यरमैक का कोई सुराग मिल सके। ओल्सांस्की तब विक्टर को वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से कोई गलती की तो ओल्सांस्की कमांड अपने हाथ में ले लेगा। इसके बाद यरमैक को खोजने के लिए क्रू फिर से सोनार चालू करते हैं। कुछ ही देर बाद इबातोव रिपोर्ट करता है कि कोई विशाल चीज फिर से उनकी तरफ बढ़ रही है। विक्टर तब बर्फ की परतों के नीचे छुपने की जगह ढूंढने को कहता है। इत्तेफाक से वो छुपने की जगह एक नॉर्वेजियन ऑनेल रिग के पास थी। ऑनेल रिग के वर्कर्स तब जुपिटर सबमरीन को पास न आने की वार्निंग भेजते, लेकिन देखा जाता है कि उस ऑनेल रिग से भेजा गया सिग्नल उल्टा उस रहस्यमयी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है जो अब तक सबमरीन का पीछा कर रही। अचानक समुद्र की गहराई से विशाल सूंड या टेंटाकल्स निकल कर आते हैं और ऑनेल रिग पर हमला कर देते हैं। वो दानवी जीव पल भर में रिग को तबाह कर देता है और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। विक्टर पेरिस्कोप की मदद से दूर से ऑनियल रिग की यह भयानक हालत देख रहा। वो और सबमरीन के ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं कि पलक झपकते ही पूरा का पूरा रिग खत्म। उन्हें समझ आता है कि जो चीज उनका पीछा कर रही वो दरअसल एक विशालकाय दानवी ऑक्टोपस। रिग को तबाह करने के बाद ऑक्टोपस फिर से जुपिटर सबमरीन का पीछा करना शुरू कर देता है। विक्टर तब इमरजेंसी डाइव का ऑर्डर देता। सबमरीन जब अचानक तेजी से नीचे की तरफ झुकती है तो अंदर मौजूद सभी लोग इधर उधर गिर जाते। ओल्सांस्की गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि उस मॉन्स्टर का मुकाबला न करके भागना विक्टर की तीसरी गलती। वो ऐलान करता है कि अब से कमांड उसके हाथ में। ओल्सांस्की तब उस जीव पर टॉर्पीडो दागने का ऑर्डर देता है। टारगेट लॉक करने के बाद 2 टॉर्पीडो छोड़े जाते। जब टॉर्पीडो निशाने पर लगते हैं तो सबमरीन के सभी लोग खुशी से झूठते, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। क्रू रिपोर्ट करते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा। ओल्सांस्की फिर से टॉर्पीडो दागने का हुक्म देता है। दूसरी बार हिट करने के बाद भी वो दानव नहीं रुका। रडार पर दिखता है कि वो जीव अभी भी तेजी से आ रहा है। ओल्सांस्की अब पूरी तरह घबरा। कोई रास्ता न देख विक्टर फिर से कमांड अपने हाथ मिलता। ठीक उसी वक्त वो विशाल ऑक्टोपस अपने टेंटाकल्स से सबमरीन पर एक जोरदार प्रहार। इसके चलते सबमरीन बुरी तरह हिल। उस दानवी ऑक्टोपस के हमले से टॉर्पीडो रूम में आग लगी, जिसकी वजह से अब वो और टॉर्पीडो। जब वो मॉन्स्टर दोबारा सबीन था तो वो तेजी समुद्र विक्टर अब्रू को हुक्म भी मत सबीन। इबातोव रिपोर्ट दानवी ऑक्टोपस के अभी छसा लक्षण पर विक्टर तब सारे साइलेंट एक टॉर्पीडो तब इसके बाद कर आग तो लेकिन टॉर्पीडो वो अबू थे। जूलिया और ऑस्कर घायल क्रू मेंबर्स की मदद करने में डॉक्टर का हाथ बंटाते हैं। विक्टर भी जख्मी हो गया था। जूलिया उसके सिर का घाव साफ करके पट्टी कर देती है। इसी बीच एक क्रू मेंबर जूलिया को बताता है कि रूल्स के खिलाफ जाकर भी विक्टर ने उनकी जान बचाने का फैसला लिया, भले ही इसके लिए उसे सजा क्यों न भुगतनी पड़े। क्रैकेन के हमले के बाद जुपिटर सबमरीन अब ज्यादा देर पानी के नीचे रहने की हालत में नहीं, ऊपर से अब उनके पास कोई मिसाइल भी नहीं बची। ओल्सांस्की झुंझलाकर कहता है कि वो बस समुद्र के चक्कर काट रहे हैं और यरमैक सबमरीन का कोई पता नहीं चल रहा। हर तरफ से सोच विचार करने के बाद विक्टर आखिरकार मिलिट्री बेस वापस लौटने का फैसला करता है। जब विक्टर आराम कर रहा था तब जूलिया उसके केबिन में आकर मिलती है। जूलिया मैप खोलकर दिखाती है कि उन्होंने ठीक कहां ब्लास्ट किया था और उनका रिसर्च कैंप कहां था। समुद्र के ठीक उसी हिस्से के नीचे नानसेन बेसिन नाम की एक गहरी खाई। जूलिया को यकीन है कि जिस मॉन्स्टर का उन्होंने सामना किया है वो उसी खाई से निकल कर आया है। वो एक पुराने आइसलैंडिक नाविक का जिक्र करती है जिसने आइलैंड जितने बड़े एक समुद्री दानव के बारे में बताया था और उसका नाम क्रैकेन रखा था। जूलिया की रिसर्च के हिसाब से यह क्रैकेन शायद आंखों से ठीक से देख नहीं पाता क्योंकि यह सालों से समुद्र की गहराई में सो रहा था, लेकिन क्रैकेन आंखों से भले ही कम देखता हो, उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज। जूलिया सलाह देती है कि किसी भी हाल में सोनार चालू न किया जाए क्योंकि उसकी आवाज क्रैकेन को अट्रैक्ट कर सकती। वो यह भी बताती है कि ऑक्टोपस अक्सर अपने शिकार को खींचकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, इसलिए इस बात की पूरी गुंजाइश है कि यरमैक सबमरीन अब नानसेन बेसिन की गहराई में ही कहीं। ठीक उसी वक्त स्टेंको नाम का एक रडार ऑफिसर बताता है कि उसे बहुत हल्की थक थक जैसी आवाज सुनाई है। चेक करने पर पता चलता है कि उस आवाज का सोर्स नानसेन बेसिन की गहरी तलहटी है। विक्टर को यकीन हो जाता है कि यरमैक सबमरीन के बचे हुए क्रू मेंबर्स ही यह सिग्नल भेज रहे हैं। जूलिया का अंदाजा सही साबित होने पर विक्टर सबको बताता है कि उन्हें यरमैक का सुराग मिल गया है और क्रू शायद अभी भी जिंदा है। वो सबको याद दिलाता है कि उनका असली मकसद यरमैक के क्रू को रेस्क्यू करना ही है, इसलिए बिना किसी हथियार के होने के बावजूद विक्टर
विक्टर नानसेन बेसिन की तरफ मिशन जारी रखने का फैसला करता है। क्रैकेन का मुकाबला करने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान था। थोड़ी गहराई में जाने के बाद ऑफिसर्स बताते हैं कि सबमरीन को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से यह अब और नीचे नहीं जा पाएगी। नेविगेटर बताता है कि सामने ही एक बहुत गहरी खाई है, वही नानसेन बेसिन है। हो सकता है उनकी तलाश वाली सबमरीन उस खाई के बिल्कुल नीचे पड़ी। विक्टर तब सबमर्सिबल के ड्राइवर कोस्किन को बुलाता है। विक्टर तय करता है कि वो उस छोटी सबमर्सिबल को लेकर खाई के अंदर उतरेगा, लेकिन कोस्किन बताता है कि इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, जबकि उसका पार्टनर बुरी तरह जख्मी है। तब विक्टर खुद कोस्किन का हेल्पर बनने का ऑफर देता है, क्योंकि उसके पास सबमर्सिबल चलाने की ट्रेनिंग थी। जाने से पहले विक्टर जुपिटर सबमरीन की कमान ओल्सांस्की के हाथ में सौंप देता है और ओल्सांस्की उसे संभल कर रहने को कहता है। विक्टर, कोस्किन और इबातोव सबमर्सिबल में सवार होकर उस गहरी खाई के अंदर उतरना शुरू करते हैं। 1500 मीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद कोस्किन बताता है कि इससे पहले यह सबमर्सिबल कभी इतनी नीचे नहीं गई है, लेकिन विक्टर उसे और नीचे जाने का आर्डर देता है। 1800 मीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद पहले तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अचानक इबातोव बताता है कि उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दे रही। वो आवाज के सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें समुद्र की तलहटी में बिखरे हुए ढेरों जहाजों के मलबे दिखाई देते। वही दानवी क्रैकेन का ठिकाना था। वहीं उन्हें लापता येरमैक सबमरीन मिल जा, जो अब तक सलाम। कोस्किन तेजी से सबमर्सिबल को कंट्रोल करते हैं और येरमैक सबमरीन की बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरों और भारी दबाव की वजह से यह काम बहुत मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सबमर्सिबल सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाती। विक्टर जब सबमरीन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसका भाई अलेक्जेंडर और येरमैक के बाकी क्रू अभी भी जिंदा है। विक्टर तुरंत नीचे उतरकर क्रू को सबमर्सिबल में चढ़ाने में मदद करता है। अलेक्जेंडर बताता है कि वो जानबूझकर हर 4 घंटे में हल्की ठक ठक की आवाज करके सिग्नल भेज रहा था। कोस्किन तभी रिपोर्ट करता है कि सबमर्सिबल एक बार में येरमैक के सभी क्रू मेंबर्स को नहीं ले जा सकता, इसके लिए कम से कम 2 चक्कर लगाने होंगे। विक्टर मदद के लिए येरमैक सबमरीन में ही रुकने का फैसला करता है। अलेक्जेंडर अपने एक आदमी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो विक्टर की जगह सबमर्सिबल चलाने में मदद करे। जाते वक्त कोस्किन रास्ता याद रखने के लिए सोनार चालू करना चाहता था, लेकिन इबातोव उसे रोक देता है, क्योंकि सोनार का शोर क्रैकेन को यहाँ खींच ला सकता है। कोस्किन उसी पल उसे बंद कर देता है। येरमैक सबमरीन के अंदर विक्टर अलेक्जेंडर को कंट्रोल रूम तक जाने में मदद करता है, ताकि वो उस सीक्रेट हथियार का सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड सेट कर सके। अलेक्जेंडर कोड्स तो डाल देता है, लेकिन बताता है कि कुछ कोड इंजन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले सबमरीन का इंजन स्टार्ट करना होगा। विक्टर इंजन चालू करने की कोशिश करता है। शुरुआत में नाकाम रहने के बाद बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार इंजन स्टार्ट हो जाता है। इधर सबमर्सिबल कामयाबी के साथ जुपिटर सबमरीन तक वापस पहुंच जाता है। बचाए गए क्रू को उतारने के बाद कोस्किन फिर से येरमैक की तरफ जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसका असिस्टेंट जॉन बहुत बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे दोबारा जाने से मना कर देते हैं। तभी जूलिया को याद आता है कि ऑस्कर को सबमर्सिबल चलाना आता है। वो ऑस्कर से कोस्किन के साथ जाने की रिक्वेस्ट कर। कोई और रास्ता न होने पर कोस्किन ऑस्कर को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही ऑस्कर रशियन नहीं था। दूसरी तरफ येरमैक सबमरीन में अलेक्जेंडर जब सीक्रेट वेपन को तबाह करने का प्रोटोकॉल तैयार कर रहा था, तब विक्टर उसे रोकता है। विक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि उसी सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करके क्रैकेन का सामना किया जाए। ठीक उसी समय जुपिटर सबमरीन के पास ही क्रैकेन की मौजूदगी महसूस होती। जूलिया सबको वार्न करती है कि बिल्कुल भी शोर न किया जाए। ओल्सांस्की तब अल्ट्रा साइलेंट मोड का आर्डर देता है। जब जुपिटर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही, तभी ऊपर से गिरते पत्थरों की चोट से सबमरीन डैमेज हो जाती। किस्मत से नुकसान बहुत ज्यादा गंभीर नहीं। दूसरी तरफ छोटी सबमर्सिबल आखिरकार येरमैक सबमरीन के पास पहुंच जाती, लेकिन उसे कनेक्ट करते वक्त गलती से एक सोनार डिवाइस से टक्कर हो जाती है और वह चालू होकर शोर करने लगता है। कोस्किन घबरा जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह सोनार को बंद नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन खराब। इसका नतीजा यह हुआ कि खूंखार क्रैकेन तुरंत उस आवाज के सोर्स की तरफ तेजी से बढ़ने। क्रैकेन को वहां से जाता देख ओल्सांस्की फौरन क्रू को सबमरीन सतह पर ले जाने का हुक्म देता है। इधर येरमैक सबमरीन के अंदर विक्टर एयर वेंटिलेशन के जरिए ऊपर के सीक्रेट वेपन रूम तक पहुंच जाता। सबमर्सिबल के कामयाबी से जुड़ने के बाद येरमैक के बाकी क्रू जल्दी से उसमें सवार हो जाते। सीक्रेट वेपन में पहुंचकर विक्टर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता, लेकिन बाहरी हिस्सा डैमेज होने की वजह से उसे थोड़ी मुश्किल। तब तक क्रैकेन वहां और पूरी येरमैक सबमरीन अपने टेंटाकल्स चकदाच जोर जोर से हिलाता। कंट्रोल रूम में मौजूद अलेक्जेंडर तब लगभग हार मान चुका। काफी कोशिशों उस एक्टिव का विक्टर से दोनों का एक सदक उस हथियार का बल उस एक बेहद जो सीधे इस विनाशकारी हमले से सबमरीन जगदने और क्रैकेन पूरी तरह खत्म हो जाए। इसके बाद सेल्फ डिस्ट्रक्शन चक्कर के विक्टर और अलेक्जेंडर तेजी से समर्सित हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से वो दोनों बहने लगते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से विक्टर अलेक्जेंडर को खींचता है और वो दोनों आखिरकार सबमर्सिबल के अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं। कोस्किन ठीक येरमैक सबमरीन के फटने से कुछ लम्हे पहले सबमर्सिबल को अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से धमाके के झटके से सबमर्सिबल छिटक कर समुद्र की सतह पर गोल गोल घूमने लगती। जूलिया
जूलिया, ओल्सांस्की और बाकी सब लोग बेचैनी से सबमर्सिबल के ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार सबमर्सिबल समुद्र के ऊपर तैरती हुई दिखती है। विक्टर, अलेक्जेंडर और बचे हुए सभी क्रू मेंबर्स को सही सलामत देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।